हमने देखा है while लूप के साथ कैसे काम करते हैं और for लूप के साथ कैसे काम करते हैं। तो अभी हम समझते हैं फंक्शंस क्या है। तो अगर मैं आपको पूछूं रियल लाइफ में आप कौन से फंक्शंस करते हो, तो अगर मान लीजिए कि आप खा रहे हो, तो खाना क्या हुआ यहाँ पे, ये फंक्शन है ना। अगर फिर मान लीजिए आप भाग रहे हो, भागना क्या हुआ, फिर से एक फंक्शन है। फिर आप मान लीजिए साइकिलिंग कर रहे हो, तो साइकिलिंग क्या है, फिर से एक फंक्शन है। तो ये फंक्शन जो है आप एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हो, तो इस स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना हम फंक्शन बोलेंगे। तो इसी तरह हमें एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम में कोई फंक्शन इंप्लीमेंट करना हो या फिर एक स्पेसिफिक टास्क इंप्लीमेंट करना हो, तो इसलिए जावा हमें फंक्शंस प्रोवाइड करता है। तो एक स्पेसिफिक एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमें एक एटीएम या फिर नेट बैंकिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करना हो थ्रू कोड। तो नेट बैंकिंग में बहुत सारे फीचर्स होते हैं। हम मनी डिपॉजिट कर सकते हैं, मनी विड्रॉ कर सकते हैं और बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें मनी डिपॉजिट करना है, तो ऑनलाइन आपके पास इन्फिनिट ट्रांजैक्शंस हर एक घंटे में होते रहते हैं। तो आपको पता भी नहीं है, कुछ लाखों में या फिर करोड़ों में हर एक घंटे ट्रांजैक्शन होते हैं। तो मान लीजिए जो भी उस वेबसाइट को संभाल रहा है, और जब भी मान लीजिए कोई बंदा आता है और मनी डिपॉजिट करना चाहता है, और उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ 1000 लाइंस ऑफ कोड है, तो क्या आप वो 1000 लाइंस ऑफ कोड हर एक बार लिखोगे जब भी ये बंदा जो है डिपॉजिट करना चाहेगा? तो वो काफी हर्क्यूलियन टास्क है ना, मतलब इतना ज्यादा कोड, 1000 लाइंस ऑफ कोड जब भी कोई डिपॉजिट करना चाहे, वो बहुत ज्यादा कोड है। तो आप क्या करोगे, एक फंक्शन बनाओगे। तो आप डिपॉजिट नाम का एक फंक्शन बनाओगे जहां पे आप वो 1000 लाइंस ऑफ कोड पहले ही लिख दोगे। तो आपके पास ये फंक्शन तैयार है। तो जब भी जो है कोई डिपॉजिट करना चाहेगा, आप बस उस फंक्शन को इन्वोक करोगे। तो बस आपको एक 1 वर्ड ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, डिपॉजिट, और वो 1 वर्ड ऑफ कोड जो भी वो 1000 लाइंस ऑफ कोड उसके अंदर प्रेजेंट है, उसको कॉल करेगा। सिमिलरली मान लीजिए आपको विड्रॉ करना हो मनी, तो फिर से अगर 1000 लाइंस ऑफ कोड प्रेजेंट है, वो 1000 लाइंस ऑफ कोड आप इस विथड्रॉ फंक्शन में डाल दोगे, और जब भी कोई विड्रॉ करना चाहेगा, आप बस इस फंक्शन को इन्वोक करोगे और ये ऑटोमेटिकली जो भी 1000 लाइंस ऑफ कोड है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। सिमिलरली आपको बैलेंस चेक करना हो, आप एक फंक्शन बना दोगे बैलेंस, और उसके अंदर जो भी रिलेवेंट कोड है वो लिखोगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फंक्शंस का। तो अभी हम लोग देखते हैं फंक्शंस को जो है जावा में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो अभी तक हमने बस एक ही फंक्शन के साथ डील किया है, जो था हमारा मेन फंक्शन, और मैंने आपको बताया है प्रोग्राम का स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट्स एट मेन एंड एंड्स एट मेन, और बाकी जो भी फंक्शंस है वो सब जो है मेन से कॉल होते हैं। तो अभी फंक्शन का बॉडी समझते हैं, यहाँ पे सिंटैक्स समझते हैं। तो ये फंक्शन का नाम है यहाँ पे स्पार्टा, फिर फंक्शन का रिटर्न टाइप है यहाँ पे वॉइड, मतलब ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया पब्लिक स्टैटिक। पब्लिक का मतलब ये कि ये पब्लिक फंक्शन है, कोई भी इसको कहीं से भी कॉल कर सकता है। स्टैटिक मतलब मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है इस फंक्शन को इन्वोक करने के लिए, और ये फंक्शन का टास्क है, ये बस प्रिंट कर रहा है दिस इज स्पार्टा। तो ये जो देख रहे हो ये नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, मतलब इसके अंदर मैं कुछ पैरामीटर्स भेज नहीं रहा हूं। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये पैरामीटराइज्ड फंक्शन है। तो इन दोनों फंक्शंस के बीच में वो डिफरेंस है, यहाँ पे मैं कोई पैरामीटर नहीं भेज रहा हूं, यहाँ पे मैं 2 पैरामीटर भेज रहा हूं। तो यहाँ पे इस फंक्शन का नाम है ऐड, फिर से ये पब्लिक स्टैटिक है, और ये 2 पैरामीटर ले रहा है, इंट num1 इंट num2, और ये फंक्शन इन दोनों को ऐड करके रिजल्ट प्रिंट कर रहा है। तो मैं इन दोनों को एक्लिप्स में एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूं। इस सभी को मैं यहां से हटा देता हूं। तो आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा एरर लग रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये एक्स्ट्रा ब्रेस है, इसको हटा देते हैं। फिर यहाँ से जो है हम स्पेस हटा देंगे यहाँ पे, राइट। तो जो भी आप फंक्शन लिखते हो अपार्ट फ्रॉम योर मेन फंक्शन, वो आपके क्लास में आएंगे। तो ये देख रहे हो पब्लिक क्लास जावा ट्यूटोरियल, राइट, वो आपके क्लास में आएंगे और वो मेन का पार्ट नहीं होगा। तो आप जो भी फंक्शन लिखोगे अपार्ट फ्रॉम योर मेन फंक्शन, वो मेन के नीचे या फिर मेन के ऊपर होगा, बट वो मेन का पार्ट नहीं होगा क्योंकि वो अलग फंक्शन है। तो अभी मैं अपना पहला फंक्शन लिखता हूं, यहाँ पे मैं एक्सेस मॉडिफायर लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक, रिटर्न टाइप होगा वॉइड, और इसका नाम है स्पार्टा। फिर मैं इसका बॉडी जो है यहाँ पे ऐड कर देता हूं, और ये मुझे इसका टास्क है इस फंक्शन का, इसका टास्क है बस प्रिंट करना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ system.out.println, और ये
प्रिंट करेगा दिस इज स्पार्टा। फिर ये फंक्शन तो मेरा बन गया, तो इसको डिफाइन कर लिया हमें, तो अभी फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो फंक्शन कॉल जो है हम मेन फंक्शन के अंदर से करते हैं। तो मेन फंक्शन के अंदर मैं फंक्शन का नाम लिखूंगा, पेरेंथेसिस दूंगा और सेमीकोलन दूंगा। तो इस तरह से मैं ये फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर से इन्वोक कर रहा हूं। तो अभी लेट्स रन दिस और रिजल्ट देखते हैं। तो रिजल्ट आ गया यहाँ पे दिस इज स्पार्टा। तो ये हो गया हमारा नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो इसी तरह अभी हम एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के साथ काम करते हैं। तो मैं फिर से इस चीज को यहाँ पे हटा दूंगा, ये जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे। तो मेरा फंक्शन का नाम है ऐड और इसका एक रिटर्न टाइप होगा जो कि होगा वॉइड। तो अभी ये होगा स्टैटिक फंक्शन और ये ऑल्सो एक पब्लिक फंक्शन होगा। तो मैं लिख देता हूं पब्लिक। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड जो कि फंक्शन का नाम है, और मैंने इसको यहाँ पे बॉडी दे दिया है। यहाँ पे मुझे इस चीज को हटाना पड़ेगा क्योंकि स्पार्टा फंक्शन नो लॉन्गर एग्जिस्ट। ये क्योंकि एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, मुझे दो पैरामीटर डालने पड़ेंगे। एक हो गया है इंट num1, दूसरा हो गया है इंट num2। और मुझे जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट बस प्रिंट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैं प्रिंट कर रहा हूं num1 प्लस num2। तो इन दोनों का रिजल्ट मुझे यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली फंक्शन तो बन गया, तो मुझे अभी इसको इन्वोक करना पड़ेगा। तो इन्वोक करना है तो मैं फंक्शन का नाम लिख देता हूं और इसमें दो वैल्यू भेजने पड़ेंगे मुझे कोई। तो ये जो वैल्यूज है num1 num2, तो मैं यहाँ पे ऐसे पास कर रहा हूँ, राइट। तो 5 जो है num1 में जाएगा, 10 जो है num2 में जाएगा, और मैं इसके अंदर 5 प्लस 10 करूंगा जो कि हो जाएगा 15, राइट। जैसे आप देख रहे हो रिजल्ट हो गया 15। फिर से इसको चेंज करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे -4 देता हूँ, यहाँ पे मैं 100 देता हूँ, और अभी इसको रन करेंगे और अभी देखते हैं रिजल्ट क्या है। रिजल्ट इज 96। तो -4 प्लस 100 आपको 96 देगा। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हो गए। तो अभी देखते हैं एक फंक्शन को रिटर्न वैल्यू के साथ कैसे बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा ऐड फंक्शन है। तो पहले भी ऐड फंक्शन बनाया था, तो अभी देखते हैं उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। तो हमने पहले जो ऐड फंक्शन बनाया था उसका रिटर्न टाइप था void, और वो एक स्टैटिक फंक्शन था। तो अभी हम एक ऐड फंक्शन बना रहे हैं जिसका रिटर्न टाइप है int, और ये एक नॉर्मल फंक्शन, ये एक स्टैटिक फंक्शन नहीं है। तो ये नॉर्मल फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि हमें अगर इसको इन्वोक करना पड़ेगा तो एक ऑब्जेक्ट के साथ इन्वोक करना पड़ेगा। तो हम बाद में समझते हैं, पहले यहाँ पे आ जाता है। तो ये फंक्शन का नाम है ऐड, इसका रिटर्न टाइप है int। फिर से दो पैरामीटर लेता है num1 और num2, और इन दोनों पैरामीटर को ऐड कर देगा num1 प्लस num2। तो पिछले एग्जांपल में हमने num1 और num2 को ऐड करके बस ऐसे ही प्रिंट कर दिया। तो अभी हम ऐड करके उसको एक नए वेरिएबल में स्टोर करेंगे और उस वेरिएबल का नाम रिजल्ट रखेंगे। फिर हम उसको प्रिंट नहीं करेंगे, बल्कि हम जो इसको रिटर्न करेंगे यहाँ पे। तो ये जो वैल्यूज है, वैल्यूज को हमने स्टोर किया है, स्टोर करने के बाद जो रिजल्ट है उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। तो रिटर्न कहां पे कर रहे हैं हम? रिटर्न जो है, जो भी इसको कॉल कर रहा है वहां पे रिटर्न करेंगे। तो हम एग्जीक्यूशन अभी मेन से समझते हैं। तो क्योंकि जो भी प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है और मेन से एंड होता है, तो अभी समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे इस ऐड मेथड में हमें दो वैल्यूज पास करना है, हमने यहाँ पे दो वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिए। 10 मैं x में पास कर रहा हूं और 20 जो है मैं y में पास कर रहा हूं। और 10 को यहाँ पे मैं x में पास करूंगा, जो ऐड है यहाँ पे, राइट। x यहाँ पे पास कर रहा हूं, y यहाँ पे पास कर रहा हूं। और क्योंकि ये मेथड कुछ रिटर्न करता है और ये स्टैटिक मेथड नहीं है, मुझे इसको एक ऑब्जेक्ट के साथ इन्वोक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ये जो मेरा क्लास है टेस्ट प्रोजेक्ट, इस टेस्ट प्रोजेक्ट, ये मेरा मेन क्लास है। तो इस मेन क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, टेस्ट प्रोजेक्ट obj इज इक्वल टू न्यू टेस्ट प्रोजेक्ट। तो इस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बता रहा है मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, न्यू ऑब्जेक्ट बना रहा हूं ऑफ द क्लास टेस्ट प्रोजेक्ट। फिर मैं इस ऑब्जेक्ट के साथ इस मेथड को इन्वोक कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया obj डॉट एड, और एड के अंदर मैंने x और y पास कर दिया। तो जब मैंने x और y पास कर दिया, तो ये जो x है आप देख रहे हो 10 है, 10 जो है num1 में जाएगा और 20 जो है num2 में जाएगा। तो एग्जीक्यूशन का फ्लो समझिए आप।
तो यहाँ पे अब जब हमने 10 और 20 डाल दिया है तो ये 10 जो है यहाँ पे आएगा, 20 यहाँ पे आएगा, फिर 10 प्लस 20 होगा जो कि 30 है, और वो 30 का जो रिजल्ट है वो रिटर्न होगा। तो 30 को रिटर्न कर रहे हैं और जो भी रिटर्न होगा यहाँ पे उसको हम गेट रिजल्ट में स्टोर कर रहे हैं। तो 30 इज स्टोर्ड इन गेट रिजल्ट नाउ, फिर उसको हम यहाँ पे प्रिंट करते रहे 30। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जो रिजल्ट हमें यहाँ पे रिटर्न मिला है उसको हम प्रिंट कर देंगे और फाइनल वैल्यू हो जाएगा 30। तो ये थोड़ा सा अगर फिर से कंफ्यूजिंग है आपको तो हम जावा में जाके इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये जो मेरा पहले वाला ऐड मेथड था उसको मैं हटा देता हूं और इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं यहाँ पे, और ये जो एक्स्ट्रा ब्रेस है इसको भी मैं यहां से हटा दूंगा। तो मुझे एक ऐड मेथड बनाना है जो कि 2 पैरामीटर लेगा, इंट num1 और इंट num2। मैं यहाँ पे स्पेस डाल देता हूँ यहाँ पे, तो ये जो है मेरे 2 पैरामीटर यहाँ पे तैयार हो गए। फिर मुझे इसका रिटर्न टाइप डालना पड़ेगा, ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा और ये एक पब्लिक मेथड है। फिर मुझे बस इसका बॉडी यहाँ पे जो है इनिशियलाइज करना है। तो ये क्या करेगा, num1 और num2 है, इन दोनों को ऐड करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा num1 प्लस num2 और मैं इसको स्टोर करूंगा एक नए वेरिएबल में और मैं उस वेरिएबल का नाम दूंगा इंट रिजल्ट। तो ये मेरा रिजल्ट तैयार हो गया है, मुझे बस इसको अभी रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिटर्न ऑफ रिजल्ट। तो ये मेरा ऐड मेथड यहाँ पे तैयार हो गया है। तो क्योंकि ये एक स्टैटिक मेथड नहीं है और मुझे इसको इन्वोक करना पड़ेगा तो मुझे इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा इस क्लास के ऑब्जेक्ट को। तो सबसे पहले मैं इस क्लास का नाम लिख देता हूं जो कि है जावा ट्यूटोरियल। फिर मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं obj, फिर न्यू जावा ट्यूटोरियल लिखूंगा मैं यहाँ पे। तो बेसिकली मैं एक नया ऑब्जेक्ट ऑफ द टाइप जावा ट्यूटोरियल बना रहा हूं यहाँ पे जिसका नाम है obj। तो अभी मुझे अगर इस मेथड को इन्वोक करना है तो obj से इन्वोक करना पड़ेगा, बट उससे पहले मैं वैल्यूज को इनिशियलाइज कर देता हूं। मेरे पास x है जिसमें मैं स्टोर करूंगा 10 और मेरे पास y है जिसमें मैं स्टोर करूंगा 20। तो x और y यहाँ पे तैयार हो गए और फिर मुझे obj डॉट ऐड करना पड़ेगा। इसके अंदर मैं x और y पास कर दूंगा यहाँ पे। तो x और y जो है मैंने यहाँ पे पास कर दिए इसके अंदर, और ये जो रिजल्ट रिटर्न करेगा उसको मुझे कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं उसको स्टोर करूंगा गेट रिजल्ट में। तो मैंने रिजल्ट को यहाँ पे स्टोर कर दिया, मुझे बस इसके बाद इसको प्रिंट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जो है system डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख देता हूँ, एक्चुअली प्रिंट ln कर देता हूँ, और मुझे जो भी रिजल्ट मिल रहा है उसको प्रिंट करना पड़ेगा जो कि है गेट रिजल्ट। तो मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो अभी एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या है मेरा यहाँ पे। तो रिजल्ट है 30। तो एक काफी फेमस मेथड है जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो मान लीजिए मेरे पास 2 वेरिएबल्स है और मुझे उन दोनों वेरिएबल्स के वैल्यू स्वैप करना है। तो मेरे पास 2 वेरिएबल्स है, मान लीजिए a और b, और इनिशियली 10 इज स्टोर्ड इन a एंड 20 इज स्टोर्ड इन b, और मुझे दोनों वैल्यूज को स्वैप करना है। मतलब 10 जो a में था उसको मुझे 20 बनाना है और 20 जो b में था उसको मुझे 10 बनाना है। तो ये जो है उसका कोड है। तो पहले इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले ये जो है 2 पैरामीटर ले रहा है a और b, फिर इसके अंदर जाएंगे और हम पहले प्रिंट कर देंगे इनिशियल वैल्यूज क्या था। तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं इनिशियली a था ये और b था ये। उसके बाद हम चेंज करेंगे यहाँ पे, तो हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले रहे हैं c। तो इनिशियली जो वैल्यू a में था उसको हम c में स्टोर कर देंगे। तो मान लीजिए a में 10 स्टोर था तो अभी 10 स्टोर हो जाएगा c में। फिर a में हम b का वैल्यू स्टोर करेंगे। तो b में जो 20 स्टोर था वो 20 को लेके हम a में स्टोर कर रहे हैं, तो अभी a में हो जाएगा 20। फिर हम b इज इक्वल टू c कर रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि जो c में 10 था 10 को लेके हम b में स्टोर कर रहे हैं। तो अभी फाइनली हमारे पास a में 20 हो गया है, b में 10 हो गया है। तो इनिशियली a में 10 था, b में 20 था, स्वैप करने के बाद a में 20 और b में 10 हो गया है। फिर हम फाइनली प्रिंट कर देंगे आफ्टर स्वैपिंग a इज दिस, b इज दिस। तो हमें वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग मिल जाएंगे, आफ्टर स्वैपिंग मिल जाएंगे।
तो मैं इस पूरे चीज को यहां से हटा देता हूं यहां पे, और इस मेथड को भी मुझे हटाना पड़ेगा। तो मुझे एक नया मेथड बनाना है जिसका नाम है स्वैप, और ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा इसलिए वॉइड है, और ये एक स्टैटिक मेथड है, और ये एक पब्लिक मेथड भी है। तो मैं यहाँ पे पब्लिक लिख देता हूँ, और हमारे पास एक एक्स्ट्रा ब्रेस है जिसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, राइट। फिर ये मेरा जो है मेथड यहाँ पे बन गया है, और ये 2 पैरामीटर लेगा। तो पहला पैरामीटर जो है इंट num1, और दूसरा पैरामीटर जो है इंट num2। मेरे 2 पैरामीटर यहाँ पे तैयार हो गए। मैं फिर इनिशियल वैल्यू जो है यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। यहाँ पे इनिशियल वैल्यूज फिर हो जाएगा system डॉट आउट डॉट println। मैं यहाँ पे लिखूंगा वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग आर, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा प्लस ऑफ, यहाँ पे मैं लिखता हूं ए एस num1। तो ये अभी तक हमने नहीं दिखाई, तो ये प्लस जो है हमें ये एक वेरिएबल और स्ट्रिंग को सेपरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी तक हम या तो बस एक वेरिएबल प्रिंट आउट कर रहे हैं या फिर एक स्ट्रिंग प्रिंट आउट कर रहे हैं। तो अगर हमें वेरिएबल और स्ट्रिंग एक ही लाइन में प्रिंट करना हो तो हम प्लस ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पहले ये स्ट्रिंग प्रिंट होगा वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग आर ए, फिर प्लस, फिर num1 में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो प्रिंट होगा। फिर से मैं प्लस ऐड कर दूंगा, फिर मैं एक स्ट्रिंग ऐड करूंगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा ए, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। फिर से मुझे बी भी लिखना पड़ेगा, बी इज num2। तो ये मैंने पहले वाले वैल्यूज जो थे वो लिख दिए यहाँ पे। फिर मुझे क्योंकि स्वैप करने हैं तो स्वैप करने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत है जो कि है सी। तो इनिशियली मैं सी में स्टोर करूंगा num1, फिर मुझे num1 में स्टोर करना होगा num2 का वैल्यू, फिर इसके बाद मुझे num2 में स्टोर करना पड़ेगा c का वैल्यू। तो ऐसे हमने स्वैप कर दिया है। तो स्वैप करने के बाद मुझे बस प्रिंट आउट करना पड़ेगा स्वैप्ड वैल्यू। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट println, फिर मैं यहां पे लिख दूंगा वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग आर ए एस, यहां पे मैं प्लस num1 लिख देता हूं, फिर प्लस यहां पे बी इज, यहां पे मैं num2 लिख देता हूं। तो ये जो है मेरे वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग, वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग यहाँ पे आ गए। तो मुझे ये मेथड तो बन गया, फिर मेथड को मुझे इन्वोक करना पड़ेगा, और मेथड इन्वोक करने के लिए मुझे पहले वैल्यूज लेने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे इंट ए ले लेता हूँ, ए मैं 10 स्टोर करूंगा, फिर इंट बी लूंगा, बी मैं जो है 20 में स्टोर करूंगा। फिर मुझे बस मेथड को इन्वोक करके ये दोनों वैल्यूज पास करने हैं। तो मैं ए और बी जो है इन दोनों में पास कर दूंगा स्वैप ए कमा बी। फिर लेट मी रन दिस एंड लेट अस सी द रिजल्ट। तो कि जैसे आप देख रहे हो वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग आर ए में 20, ए में 10, बी में 20, फिर वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग ए में 20, बी में 10। तो अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसका नाम है मेथड ओवरलोडिंग। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जहां पे हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हो जिनका नाम सेम है। तो ये तो हम अभी बेसिक सीख रहे हैं, बट आप जब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे हो या फिर रियल इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे हो तो आपका कोड जो है मतलब लाखों लाइंस ऑफ कोड होगा वहां पे, और उन लाखों लाइंस ऑफ कोड में बहुत सारे केसेस में जो है आपका मेथड का नाम सेम रहेगा। तो फिर अभी आपका मेथड का नाम सेम है तो फिर प्रॉब्लम होगा जावा के कंपाइलर को समझने में कौन सा मेथड क्या कर रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम मेथड ओवरलोडिंग बोलेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है फंक्शंस विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप्स। तो अभी आपको सेम मेथड्स यूज करने, मतलब जिन मेथड्स का नाम सेम है तो फिर कंडीशन ये है कि जो भी पैरामीटर्स जा रहे हैं इन दोनों मेथड्स में, या तो पैरामीटर्स अलग होना चाहिए या फिर रिटर्न टाइप अलग होना चाहिए। इन दोनों में से एक कंडीशन जो है ट्रू होना चाहिए, या तो पैरामीटर्स जो जा रहे हैं वो अलग होना चाहिए या फिर रिटर्न टाइप जो है इन दोनों मेथड्स का वो अलग होना चाहिए।
तो जैसे यहाँ पे हमारे पास दो मेथड्स है जिनका नाम है एरिया। तो पहला जो मेथड है वो हमें रेक्टेंगल के एरिया को कैलकुलेट करने में हेल्प कर रहा है, और जो दूसरा जो मेथड है वो हमें सर्कल के मेथड को कैलकुलेट करने में हेल्प कर रहा है। तो पहला मेथड दो पैरामीटर ले रहा है n1 एंड n2, एंड सिंस रेक्टेंगल का एरिया जो है n1 इंटू n2 होगा, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो मान लीजिए ये लेंथ का वैल्यू है, ये ब्रेड्थ का वैल्यू है, तो आप n1 इंटू n2 करोगे तो आपको एरिया मिलेगा रेक्टेंगल का, जो कि आप रिटर्न कर रहे हो यहाँ पे, और ये इंटीजर टाइप है। फिर अगर इसी तरह आपको सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना हो, तो सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको रेडियस की जरूरत है। तो यहाँ पे आपने लिया है इंट n, फिर इंट n लेके आपको एरिया कैलकुलेट करना हो, वो हो जाएगा 3.14 n इंटू n, मतलब पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 3.14 है, r इंटू आर, एंड सिंस ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, इसके बाद आप 3.14 के बाद आप f लिखोगे, एंड क्योंकि ये पूरा रिजल्ट फ्लोटिंग टाइप है, आप रिटर्न कर रहे हो एक फ्लोटिंग टाइप वैल्यू। तो हम एक्लिप्स में जाके इसका एग्जाम्पल देखते हैं अभी। तो ये जो मेथड है स्वैप, इसको मैं हटा देता हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, और ये भी जो था यहाँ पे मैं इसको भी हटा देता हूं। तो मुझे दो नए मेथड्स बनाने हैं एक्चुअली, तो मैं इसमें जो भी फालतू का स्पेस है इसको हटा देता हूं। तो मुझे पहला मेथड बनाना पड़ेगा जिसका नाम है एरिया, और ये दो जो है पैरामीटर्स ले रहा है। पहला पैरामीटर हो जाएगा मान लीजिए n1 और दूसरा पैरामीटर हो जाएगा n2, और ये जो है एक पब्लिक स्टैटिक मेथड है, तो मैं लिख देता हूं पब्लिक स्टैटिक, और इसका रिटर्न टाइप है इंट, और इसके अंदर मुझे बस बॉडी को यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ये क्या कर रहा है, एरिया कैलकुलेट कर रहा है, तो यहाँ पे इंट रिजल्ट लिख देता हूं, और रिजल्ट क्या होगा यहाँ पे n1 इंटू n2, जो मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल देगा यहाँ पे। फिर मुझे बस रिटर्न करना पड़ेगा इसको। तो ये मेरा पहला मेथड आ गया है। फिर मुझे दूसरा मेथड क्रिएट करना पड़ेगा जो कि है फिर से एरिया। तो यहाँ पे आपको एरर दिख रहा है क्योंकि इस मेथड का नाम और इस मेथड का नाम सेम है। तो मुझे इसको अलग करने के लिए मैं बस यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर रहा हूं, और इसका रिटर्न टाइप फ्लोट होगा, और ये फिर से एक पब्लिक स्टैटिक मेथड है, पब्लिक स्टैटिक फ्लोट एरिया इंट n, और फिर मैं इसके बॉडी में जो भी डिटेल्स है वो ये लिख दूंगा यहाँ पे। फिर ये हो जाएगा इंट रिजल्ट, और मुझे अगर एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना हो तो ये हो जाएगा 3.14f इंटू n इंटू n। तो ऐसे मैंने जो है इसका एरिया कैलकुलेट कर दिया है, मुझे बस फिर इसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न ऑफ रिजल्ट। तो यहाँ पे ये एक्चुअली फ्लोट है क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देगा। तो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं। तो जो भी एरर्स थे वो सब निकल गए, हमारे जो दो मेथड्स थे वो तैयार हो गए। यहाँ पे मुझे बस इन दोनों को इन्वोक करना पड़ेगा मेन मेथड से। तो सबसे पहले मैं अपने जो भी वैल्यूज है उनको इनिशियलाइज कर देता हूँ। सबसे पहले मैं लेंथ लूंगा, और लेंथ में मैं स्टोर कर रहा हूँ 10। उसके बाद मैं विड्थ लूंगा, और विड्थ में मैं स्टोर करूंगा 50। तो मेरा लेंथ और विड्थ तैयार हो गया है। इसके बाद मुझे रेडियस की जरूरत है, तो मैं रेडियस को एक्चुअली एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लूंगा। तो फ्लोट r इज इक्वल टू, मान लीजिए मैं इसको लिखता हूं 2.5f। तो मेरा लेंथ, विड्थ और रेडियस तैयार हो गया है। मुझे बस इन वैल्यूज को पास करना पड़ेगा दो एरिया मेथड्स में। तो पहला एरिया मेथड हो गया है यहाँ पे, ये मान लीजिए इससे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसके अंदर मैं पास करूंगा 10 और 50, और एक इंटीजर वैल्यू रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो मैं इसको स्टोर करूंगा इंट, और इसका नाम मैं लिखता हूं मान लीजिए रेक्टेंगल एरिया। तो मैंने रेक्टेंगल एरिया में इसके रिजल्ट को स्टोर कर दिया। सिमिलरली मुझे एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना हो तो मैं इस मेथड को इन्वोक करूंगा, और इसके अंदर मैं पास करूंगा r। तो यहाँ पे एक्चुअली हमें एरर दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा था ये इंटीजर टाइप पैरामीटर लेगा, बट मैं इसको चेंज करके फ्लोटिंग टाइप में लिख देता हूं, राइट। तो ये जो है एक वैल्यू रिटर्न करेगा, मुझे बस इसको स्टोर करना पड़ेगा किसी चीज में। तो मैं इसको लिखूंगा फ्लोट ऑफ
सर्कल एरिया, और ये रिजल्ट को मैं इसमें स्टोर करूंगा। तो मेरे पास रेक्टेंगल का एरिया और सर्कल का एरिया स्टोर हो गया है, मुझे बस उन को प्रिंट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगल का एरिया लिख देता हूं। तो यहाँ पे हो जाएगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, एंड मैं यहाँ पे रेक्टेंगल एरिया को प्रिंट कर दूंगा। इसी तरह अगर मुझे सर्कल का एरिया प्रिंट करना हो तो यहाँ पे हो जाएगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड इसके अंदर मैं लिखूंगा एरिया ऑफ, तो इसके अंदर हो जाएगा ये क्या है, सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल एस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सर्कल एरिया। तो इस तरह से मैंने रेक्टेंगल का एरिया और सर्कल का एरिया दोनों जो है प्रिंट कर दिया। फिर एग्जीक्यूट करते हैं, एंड दिस इज आवर रिजल्ट। सो वी सी दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 500 और द एरिया ऑफ सर्कल इज 19.6।